हेलो बच्चों। देखिए बेटा, कल हमने टाइप नंबर 1 कराया था आपको चैप्टर नंबर 5। ठीक है। टाइप नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दिए थे, जरा देख लीजिए। एक तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बुक में क्वेश्चनों का सीक्वेंस कुछ अलग हो। तो एक तो मैंने दिया था आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। देखना चाहे तो क्वेश्चनों को एक बार पहले नोट कर लीजिए सारे, जिससे कि उसमें दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स थे। ठीक है। ये होता ये सारे। ठीक है। ये बुक्स में आपके में सभी में लगभग लगभग सेम ही है, बस केवल इसलिए सीक्वेंस में हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो। जो हमारी ऐसी बुक है जो कि एनसीईआरटी की पूरी नहीं है, मतलब क्या है, उन्हें एनसीईआरटी ने पैटर्न तो सारा मतलब क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उन बुकों में दे रखे। ठीक है। चलिए देखिए, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि 4 टर्म्स निकालने थे हमें, पहले 4 टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया, ए दे दिया, डी दे दिया। ये क्वेश्चन के अंदर हमारा दे रखा था। जब मैंने बताया था हमारी जो एपी होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से हमारी एपी चलती है। तो ये हमारा प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। तो हमने देख लिया, हमें 4 निकालने थे, पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। 4 टर्म निकालने थे, चारों ले ली। ए की वैल्यू मुझे दे रखी है सब में, डी की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू लगा दी। अब इसमें कैलकुलेशन करते समय देखो बेटा, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होती किसी बच्चे को। यहां पर कभी कभी कोई बच्चा क्या करता है, 10 में 2 प्लस किया 12 और फिर 10 से मल्टीप्लाई 120। ध्यान रखो, हमारा जो बोर्ड मास का रूल था, बोर्ड मास का रूल ये कहता था पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ को करो, फिर डिवाइड को करो, फिर मल्टीप्लाई को करो। तो पहले मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर उसके बाद एडिशन आ रहा है। तो हमें पहले 2 का 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका 20 हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों का प्लस करना है। अगर हमने इस बोर्ड मास के रूल को फॉलो नहीं किया तो हम, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते। ठीक है भाई, कर सकते हो 10 में 2 प्लस कर दिया। बच्चे को अगर मान लो ये नहीं पता है तो ऐसा कर सकता है बच्चा, 12 हो गया, 12 में 10 का मल्टीप्लाई कर देगा, 120 दिखाएगा आंसर। तो याद रखोगे कि कभी भी, हमेशा ध्यान रखो, जब भी मल्टीप्लाई आ रहा है और प्लस आ रहा है तो मल्टीप्लाई पहले करना है और प्लस बाद में करना है, माइनस बाद में करना है, प्लस से के भी बाद में माइनस करना है। अब देखो 3D वाला है, ये भी है ऐसे ही। तो पहले हमें 3 का 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये 10 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आज तक ऐसी गलती करते हो आप, तो इस गलती को बेटा नोट कर लो कि हमेशा ध्यान रखो इस रूल के तहत काम चलाना है आपको। ठीक है। पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, और उससे भी पहले है डिवाइड, अगर क्वेश्चन के अंदर होता तो। चलिए, इसके बाद आइए सेकंड वाले पार्ट में हमें a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू 0 दे रखी थी। जब d की वैल्यू 0 है, देखो 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, वही सेम चीज आती जाएगी हर बार। देखो, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में देखिए, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3 दे रखी है। a की वैल्यू 4 है तो, और d की वैल्यू हमने रख दी -3। देखिए बेटा, अब मैंने यहां पर माइनस वाली सीरीज इसलिए नहीं बताई थी कि d की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है। भाई अगर d को ही नेगेटिव कर दें हम, तो फिर a माइनस डी। मैंने आपसे ये कहा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर या तो कोई चीज सेम चीज हर टर्म में प्लस हो सकती है, या वही सेम चीज हर टर्म में माइनस हो सकती है। तो इसलिए इसमें d की वैल्यू हम जब फॉर्मूले में लगाएंगे तो हम प्लस डी लेके चलेंगे। ठीक है। लेकिन d की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, -3, तो हम d की जगह -3 लिखेंगे। देखो मैंने कैसे लिखा है, लिखने का तरीका देख लो, जिससे कि फिर कंफ्यूजन ना हो कि कहीं बच्चा a-d वाला लगा दे इसमें। ठीक है। देखो बेटा, a की जगह मैंने 4 लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया, d मेरा -3 है।
अब आपको पता है प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई में ये आ रहे हैं तो अब क्या हो जाता है माइनस, तो यहां पे माइनस करके बदल दिया। यहां पे देखो, यहां पे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का बड़ा हो गया इसलिए माइनस का। इधर देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 हो गया, माइनस के 9 बड़ा है 4 से, तो इसलिए ये किसका हो गया माइनस का। अब देखिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें डेसिमल आ गया, इसीलिए मैंने कहा था बेटा फ्रैक्शन वाला प्लस रूट वाले डेसिमल वाले सारे कंसेप्ट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, प्लस माइनस वाले, जब तक हमारे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे एपी हमें आसान नहीं लग सकता। अगर एपी को आसान लगवाना है आपको तो पहले सारी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जो सारी कैलकुलेशन आपकी चेक करवा देगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, एक प्लस माइनस वाले में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो उसको भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो वीडियो, मैंने पहले डाल दिया एक बार और इस वीडियो के लास्ट में भी लगा दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें ए की वैल्यू नेगेटिव में भी है और डेसिमल में भी, डी की वैल्यू नेगेटिव में भी है डेसिमल में भी। हमारे लिए तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी होता है। ए की वैल्यू डाल दी, कोई परेशानी नहीं, इसे तो हर बच्चा कर सकता है। अब ए में डी जोड़ दिया, अब देखो ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा माइनस, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का। अब माइनस 1.25 में आपको ऐड करना है माइनस का 0.25। मैंने डेसिमल में बता रखा है आपको, जब भी प्लस माइनस करना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 5 10 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 1 कैरी था 5 हो गया, और ये हो गया 1 और ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 1.50 ऐसे ही मैंने इसमें किया। अब आ गया a प्लस 2d, ए ये रहा 2d, डी की वैल्यू। अब पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बॉड मास के तहत, ठीक है। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 0.25 का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये बन गया 0.50। अब देखो ये भी नेगेटिव, सेम यही वाला तरीका, इस तरीके से प्लस करेंगे हम तो ये निकल के आएगा माइनस 1.75। अब a प्लस 3d देख लो, a प्लस 3 और d की वैल्यू हमारी ये दे रखी है, पहले मुझे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नियम के तहत, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरा ये आंसर आ गया। देखिए 5 में 5 जोड़ा तो 0 और 7 में 2 जोड़ा 9, 1 कैरी आ रहा था तो 10, 0 1 कैरी और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो माइनस का साइन चल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या था, इसका एक पार्ट मैंने करा दिया था तुम्हें तो इसलिए उसको दोबारा रिपीट नहीं किया मैंने, ठीक है। जब टाइप नंबर 1 मैंने कराया था आपको तो टाइप नंबर 1 में एक पार्ट कर दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको ए और डी फाइंड करना है। डी फाइंड करते समय ये नहीं करना आपको कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो और डी बता दो। आप क्या करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस। इससे क्या होगा, थोड़ा सा वेरीफाई भी हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो सीरीज हमारी एपी की दे ही नहीं रखी हो। तो इसलिए कम से कम 2 को तो वेरीफाई कर लो, 2 बार डी निकाल लो, ठीक है। अगर दोनों सेम आते हैं तो ठीक है, अगर दोनों सेम नहीं आते तो वो सीरीज एपी की ही नहीं है। तो ए की वैल्यू तो कोई भी बंदा जिसे ये पता है कि किसी भी सीक्वेंस का पहला पद जो होता है वो हमारा क्या होता है ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो इसलिए ए तो हर इस सीरीज में हर बच्चा बता देगा। देखो यहाँ पे ए क्या है, सॉरी ये -5, ए है यहाँ पे माइनस का 5, जो भी फर्स्ट जो पहले नंबर पे लिखा हो वो ए है। यहाँ पे देखो ए 1/3, चलो ए तो निकल गया तीनों का, अभी आगे वाले का कर देंगे। अब डी भी मैंने कहा था सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे -2, इधर -1 में से -1 में से माइनस करना है, माइनस तो फॉर्मूले का है, और किसको माइनस करना है 1 को, माइनस के 1 में से देखो माइनस का 1 तो ये वाला मैचिंग करो, माइनस करना है ये तो फॉर्मूले का है,
किसको, 1 को। तो ये माइनस माइनस के दोनों मिलके क्या बन गए, माइनस। ठीक है, ऐसे ही देखो इसमें -1 में से माइनस करना है -5, तो ये बन गया हमारा माइनस और माइनस प्लस का 5, तो 4 आ गया। इधर देखो ये करना है 3 में से माइनस करना है माइनस का 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 बन गया। अगर ये दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब मामला ये जो है एपी की सीरीज की है। ठीक है, तीसरा वाला तो हमने केवल क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कर दिया है। अब देखो इसमें 5/3 में से माइनस करना है 1/3। मैंने फ्रैक्शन का वीडियो तो डाल रखा है, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में एक में एंड सबसे लास्ट में एक वो आएगा बेसिक मैथ, उसके अंदर प्लस माइनस का भी वीडियो है, फ्रैक्शन का भी वीडियो है, डेसिमल का भी वीडियो है और अलजेब्रा का भी वीडियो है। वो सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में काम आने हैं। तो अगर किसी बच्चे को इनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में दिक्कत आती है तो बेटा वो वीडियो 3 बार 4 बार 5 बार देख ले, हर चैप्टर में जब यूज हो जब देखे, जिससे कि उसका फंडामेंटल इतने क्लियर हो जाए कि कभी भी इस तरह के प्लस माइनस से वो घबराए नहीं। चलिए 5/3 -1/3 किया, मेरा माइनस करने का देखो नॉर्मल तरीके से भी मैं चाहता माइनस कर सकता था, आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं माइनस कैसे करता हूं फ्रैक्शन वालों को, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 3 का 1 से किया तो 3, 15 में से 3 माइनस किया तो 12/9। अब ये 3 से दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 3 से 12 कट गया 4 टाइम्स, 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स। अब आइए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, चेक एपी और नॉट। पहले तो ये चेक करना है कि जो हमारी ये सीक्वेंस दे रखी है ये एपी में है या नहीं। फिर उसके बाद यदि एपी में है तो हमें 3 टर्म निकाल देने बात की। ठीक है भाई, कितने टर्म निकालने हैं, 3 टर्म। चलिए देखो, सबसे पहले ये देखा हमने। अब देखो एपी में चेक करने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। पहले सेकंड टर्म क्या दिख रहा है आपको, 4, 2 माइनस किया तो 2 आ गया। ऐसे ही अब करेंगे हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, हमेशा उससे प्रीवियस वाले को माइनस करते हैं। तो थर्ड टर्म मेरे को दिख रहा है 8 और माइनस दिख रहा है 4, तो ये 4। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे, ये सारे सेम आने चाहिए क्योंकि डी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये भाई एपी में नहीं है, नो एपी में नहीं है। यस या नो में दे सकते हैं जवाब और नॉट भी दे सकते हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए अगर हम यहां पर सेकंड टर्म में से ये मेरा A2 है, ये मेरा A1 है, A2 में से A1 माइनस किया, मेरा कितना आया 1/1। ये मेरा A3 है और ये मेरा है A2 सेकंड वाला, तो भी 1/2। और वेरीफाई करने के लिए एक और माइनस करके देख लिया, तीनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एपी में है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, यस दिस सीक्वेंस आर इन एपी। अब अगर एपी में है तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, तीनों टर्म और पता करो। देखो बेटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 तो इसने पहले से दे रखे, तो आगे की टीम निकालेंगे तो उसका क्या नाम होगा, A5, 5वां पद। मैंने बता रखा है कि ऐसे लिखते हैं हम, टाइप में बताया था मैंने। A6 छठा पद, A7 निकलती कैसे, ये जो 5वां पद है वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, चौथे वाले पद में डी जोड़ देंगे, हर पद में डी जुड़ता जाएगा। तो A4 हमारा कितना दिख रहा था बेटा, 7/2, उसमें डी और जोड़ दिया तो ये बन गया। अब फ्रैक्शन का प्लस माइनस मैंने सिखाई से रखा है तो ये बन गया हमारा 4। अब देखिए A6 का मतलब क्या हो गया, 5वें पद में डी जोड़ दो। अब 5वां पद क्या है हमारा, 5वां पद ये ऊपर आ गया, ये 4 में 1/2 जोड़ दिया। ऐसे करके पूरी सीरीज बना सकते हैं हम। इसने तो मात्र 3 टर्म निकालने के लिए कहा है हमसे, ठीक है। अब देखो छठे पद में यदि मैं डी जोड़ दूं तो फिर ये आ जाएगा मेरा आगे, ठीक है। अब देखिए इस वाले को देख लीजिए, इसमें ये दे रखा है पॉइंटों में डेसिमल आ गया,
अब हम क्या करेंगे, पहले A2 में से A1 माइनस करेंगे और ये हमारा आ गया माइनस का 2.0। फिर A3 में से A2 माइनस किया, ये दोनों सेम आ गए। तीसरा मन करे तो वेरीफाई कर लेना, नहीं तो यहां से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो हमने इस केस में तीसरा नहीं निकाल के दिया, तो उसे काम चल जाता है, कोई बात नहीं। तो जब हमने ये देखा कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमने कह दिया ये किसमें है, यस दिस इज इन एपी, यह हमारी कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद और निकालना पड़ेगा। निकालो, देखो पांचवा पद कैसे निकलेगा, 1 2 3 4, चौथे पद में डी जोड़ दो, चौथा पद ये रहा, डी और जोड़ दो इसमें, तो डी जोड़ दिया तो ये पांचवा पद आ गया। अब पांचवें पद में डी और जोड़ दो, छठा, छठे पद में डी और जोड़ दो तो ये सातवां पद। तो अब समझ में आ गया होगा हर पद कैसे निकलता है हमारा, डी जोड़ते जोड़ते। ये मैंने पहले जब मैंने टाइप नंबर 1 कराया था एकदम क्लियर की थी बात। अब आइए नया ये क्वेश्चन, इसमें हमें दिख रहा है कि यदि हमने सेकंड पद में से पहले पद को घटाया तो हमारा आ गया प्लस का 4, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया तो हमारा 4। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हाँ भाई ये किसमें है, एपी में। ये एपी में, तो पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, 1 2 3 4 तो पहले दे रखे थे। ऐसा भी हो सकता था इस क्वेश्चन में 3 ही देते, तो फिर हम चौथा, पांचवा और छठा निकालते, ठीक है। हो सकता है एक आध पद और ज्यादा दे देते, फिर उसके आगे के 3 निकाल देते। काउंट ऐसे कर लेते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तक उसने दिए, पांचवा निकालना है तो हमने A5 लिख दिया। A5 का मतलब क्या हो गया, चौथे पद में डी जोड़ दो। डी क्या है मेरा, इसमें डी है मेरा 4, ठीक है। तो ऐसे लिख दो यहाँ पे, तो डी की जगह मैंने 4 जोड़ दिया। अब क्या है, छठा पद कैसे निकलेगा, पांचवें पद में डी जोड़ दो, सातवां पद छठे पद में डी जोड़ दो, ये सारी वैल्यूज निकल गई। अब समझ में आ गया होगा बेटा, ये हर क्वेश्चन को बार बार करने से, मतलब 2-3 बार जब कर लेंगे तो फिर हमें आगे टाइप नंबर 2 के अंदर वो an का फॉर्मूला और सिखाएगा, ठीक है। तो उससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे इन क्वेश्चन को, क्योंकि अभी तो ये छोटे छोटे पद पूछ रहा है। अभी वो कहते 500 इस सीरीज का 500वां पद निकालो, तो अब हर बार डी 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 प्लस करते जाएंगे और 500 पद निकालेंगे, तो कम से कम 3 घंटे तो हमें इसी में लग जाएंगे। तो इसलिए अभी जब हम नेक्स्ट टाइप कराएंगे तो उसमें एक नया फॉर्मूला आएगा जिससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस हमारे दिमाग के अंदर बसा पड़ा होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में हमेशा नेक्स्ट पद जो होता है वो जो है हमेशा क्या होता है, एक डी प्लस हो जाती है, चाहे अगर वो डी नेगेटिव में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। चलिए इसको देखा हमने। अब देखने से तो नॉर्मली जब मैं पढ़ता था, मैं अपनी बता रहा हूं, जब 10th क्लास में मैं पढ़ता था तो मुझे तो ये वाला जो पद है इसको देखकर ऐसा लगता था कि देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे एक 2 बढ़ गया, यहाँ पे 2 2 बढ़ गए, यहाँ पे 3 2, मैं कह देता हाँ भाई एपी में। लेकिन जब हमारे टीचर ने इसको कराया उन्होंने कहा ये तो एपी में नहीं है। भाई चेक करके देखा, हमने किया A2 में से A1 माइनस किया तो देखा ये आ रहा है। अब A3 में से A2 माइनस किया, ये देखा ये आ रहा है। अरे भाई ये दोनों तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी और नो एपी में नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखें, इसे देखने के बाद जब मैं 10th में पढ़ता था मुझे ये देखने के बाद नॉर्मली जब तक मैंने किया नहीं था मुझे ये लगता था एपी में ही, देखो 2 फिर 1 बढ़ गया 1 बढ़ गया, उसमें एपी में क्या करते थे हम, बढ़ना या घटना। तो इस हिसाब से मैं सोचता था कि हाँ भाई ये तो एपी में होगा। लेकिन जब सॉल्व करके देखा, टीचर ने दिखाया, तो हमें पता पड़ा ये एपी में नहीं है। तो आप ये गलती मत करना। देखिए अब आते हैं हम ये चलिए देखिए, अब ये हमारा एक सीक्वेंस दे रखी है। हमने देखा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, हमारा -4 आया। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया, हमारा -4 आया। ठीक है, ऐसे ही हमने किया, ये सेम आ गए, तो इसका मतलब ये एपी में है, तो हम कह देंगे यस दिस इज इन एपी। अब इसके बाद हमने क्या किया, 1 2 3 4 पद दे रखे,
पांचवा, छठा, सातवां निकालना है। पांचवा कैसे निकलेगा? चौथे पद में डी जोड़ दो। पांचवें पद में यदि डी जोड़ दें तो छठा आ जाएगा। छठे पद में यदि डी जोड़ दें तो हमारा सातवां आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिया। अब देखो इसको, देखो इस सीक्वेंस में जब हमने देखा तो भाई हमने देखा सेकंड में से जब फर्स्ट को माइनस किया तो हमारा आ गया जीरो। जीरो अपॉन कुछ क्या होता है? जीरो। मैंने बता रखा है एक वीडियो में, ध्यान रखो इसको, बहुत गलती करते हैं बच्चे। किसी भी संख्या को यदि जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, लेकिन जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आता है? जीरो। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई थी तो बहुत ध्यान दिया था इस बात के ऊपर। जब टाइप नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री में कराया था तो मैंने पूरा डिटेल बताई थी इसकी, ऐसा क्यों होता है, याद करने का तरीका क्या होता है, वो सारा बता दो। ठीक है, आप देखिए इसे, यहां पर हमने क्या किया, इसमें थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया तो ये निकल के आ गया हमारा, ये भी 0/4 मतलब जीरो। तो इसका मतलब ये तो डी आ गए जीरो, तो हमने कह दिया हाँ भाई ये एपी में है। जब ये एपी में है तो फिर हमने क्या किया, पांचवा पद, छठा पद, सातवां, चौथे पद में यदि जीरो जोड़ दूं, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो, तो उतना ही आएगा। छठे पद, पांचवें पद में यदि जीरो जोड़ दूं सेम ही आएगा। छठे पद में जीरो जोड़ दूं तो ये मतलब ये, अब इससे ये, इस क्वेश्चन से ये क्लियर होता है हमें कि कभी भी यदि जीरो भी जुड़ रहा है हर पद में तो भी वो हमारी एपी की सीक्वेंस होगी। ठीक है, ऐसा मत करना कि वो एपी में नहीं होगी, एपी में ही होगी, वो भी समांतर श्रेणी में माना जाएगा उसे। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए 9th। इसमें दे रखा है 139। हमने देखा सेकंड पद में से पहला पद घटाया, हमारा ये आ गया। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाया, ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो आगे निकालने की जरूरत है ही नहीं, सीधे कह देंगे नो भैया एपी में नहीं है, आगे कुछ भी नहीं करना। अब देखिए इसमें देखो, हमने सेकंड में से फर्स्ट घटा दिया, थर्ड में से सेकंड घटा दिया, तो सब केस में क्या आ रहा है हमारा? ए। तो हमने कह दिया ये एपी में है। अब एपी में है तो भैया निकाल दो। अब ये 4a है और डी की वैल्यू ए आ रही है। 4a में ए जोड़ देगा तो क्या आएगा भैया? 5a। 5a में ए जोड़ देगा तो कितना आएगा? 6a। 6a में ए जोड़ देगा तो कितना आएगा? 7a। कोई भी बता देगा इसमें, क्या बात है, इसे तो दिखते ही बता देगा कोई आदमी। ए आ रहा है 2a, 3a, 4a, तो 5a, 6a, 7a, 7a, 8a, 9a, ऐसे करके चल जाएंगे। ठीक है, ये तो सिंपल था। अब देखिए जरा ये 11th वाला देखिए, ये देखिए अब इसमें क्या है, सेकंड पद में से जब घटाया तो ए स्क्वायर माइनस ए आया। अब इसको तो भाई मैं घटा नहीं सकता, स्क्वायर वाले टर्म को इस वाले टर्म से नहीं घटा सकता। अलजेब्रा में बता चुका हूं कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर में से कोई आदमी कहे एक्स वाले टर्म को घटाओ, ये लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए घटेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें ए कॉमन लेके देखा, क्या पता कॉमन लेने के बाद कॉमन आ जाए। ए कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये लिख दिया। अब देखा इसमें थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाया, अब इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ गया। ये तो ए माइनस, ये तो सेम आ रहा है, लेकिन ये ए आ रहा है, ये ए स्क्वायर आ रहा है, तो क्या ये दोनों सेम माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे, तो हम कह देंगे ये एपी में नहीं है। नॉर्मली बहुत सारे बच्चों को ये जब ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है ये एपी में है। ठीक है, तो ये नहीं, पहले निकाल के देखो, अगर बराबर आ रहा है डी तो एपी में, अगर बराबर नहीं आ रहा तो वो एपी में नहीं है। तो ऐसा नहीं करना आपको कि नहीं जबरदस्ती हाँ भाई एपी में कर दो उसे। ठीक है, तो हर बच्चा इस बात का ध्यान रखेगा, नहीं तो जरा सी देर में बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब आइए हम इसके अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए। यस, ये चलिए मैं इसे उस पर लगा दूं। ये थोड़े से और कठिन क्वेश्चन है बेटा, जो जिन बच्चों ने मुझे आंसर्स भेजे हैं बेटा उनमें से मैक्सिमम ने गलती करी है इन क्वेश्चनों में। मैंने इसीलिए रात को एक वीडियो भेजा था रूट वाली कैलकुलेशंस का। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेटा कि मुझे हर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े आपका। आप खुद जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब आप खुद सॉल्व करने लग जाओगे तब जाके एग्जाम में, क्योंकि आपको ही सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को देखकर करीबन मैंने 8 बच्चों का काम देखा कल।
8 बच्चों ने ये लिख दिया था, 8 ने, एक ने भी सही नहीं किया था। ठीक है, बाद में फिर कुछ बच्चों के वीडियो आए जिनमें वो ये सही था। ठीक है, शुरुआत में जिन बच्चों के मेरे पास आंसर आए उनने सब ने ये कह दिया नॉट इन 8। उन्होंने कहा ये माइनस ही नहीं होगा, 8 में से √2 माइनस थोड़ी होता है, नॉट के। अरे भाई ऐसे नहीं, पहले एक बार सिंप्लीफाई करके भी देखो। मैं इस क्वेश्चन में, इस वाले में डायरेक्ट कह सकता था कि भाई ए स्क्वायर माइनस ए आ रहा है, ये ए क्यू माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों सेम होंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सिंप्लीफाई करके कोशिश किया कि कहीं ऐसा ना हो कि सिंप्लीफाई करने के बाद सेम आ जाए। तो डायरेक्ट नहीं, अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो वो करना है हमें। ठीक है, तो इसलिए मुझे रात को फिर रूट वाली वीडियो डालनी पड़ी आपके लिए, क्योंकि फिर कुछ बच्चों के कमेंट आ गए सर ये तो हमने पहले ही नोट कर ली है। अरे भाई नोट कर ली है कोई बात नहीं, अगर दोबारा किसी चैप्टर में यूज हो रही है, अगर आप दोबारा लिख लोगे, दोबारा उस चीज को कर लोगे और आपका याद हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है बेटा। जितनी बार आप करोगे, मैथ में तो प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन करने की पावर बढ़ेगी, गलती नहीं करोगे, करेक्शन बढ़ेगा। अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है मैथ में तो बेटा चीजों को बार बार करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं दोबारा, तो उसका कोई ना कोई पर्सनल उद्देश्य होता है कि भाई उस चीज से हमारे बच्चों को क्या फायदा मिलना है, हर पर्सन के लिए क्या फायदा मिलना है। क्योंकि हम तो ये मान के चलते ना बेटा सब बच्चों को सारी चीजें नहीं आती, तो अगर हम उसको बार में, अगर मान लीजिए हमें आती भी है और हमने उसे रिवाइज कर लिया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, एक पेज खराब हो गया हमारा, 2 पेज खराब हो गए। लेकिन जब हम उसे बार बार लिखते हैं तो हमें क्या होता है, वो कंट्रास्ट हो जाती है, वो चीज एकदम याद हो जाती है, और जब याद हो जाएगी तो कैलकुलेशन में वो बहुत मदद करती है। मैं चाहता तो मैं भी तो इस √8 को सीधे 2√2 लिख देता, मैं भी तो इसको कर सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन नहीं करता मैं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेटा जो तरीके से मैं कर रहा हूं उस तरीके से आप करें। मैं ये चाहता हूं आप एक रेगुलर ऑर्डर में करें, जिससे कि आप बाद में स्टेप गोल करना शुरू करें, स्टेप को गायब करना शुरू करें, जब आपको एकदम कंट्रास्ट हो जाए। अभी से स्टेप गोल न करें, अभी से स्टेप गोल करोगे तो फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, इसी क्वेश्चन की वजह से मुझे दोबारा से रूट वाली वीडियो डालनी पड़ी। देखिए जब रूट, ये सेकंड टर्म है मेरा, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया। नॉर्मली देखने से ऐसा लगा ये दोनों से माइनस नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैंने सिंप्लीफाई किया। 8 के मैंने फैक्टर किए बेटा, 8 2 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में 4 आ जाएगा, 2 की, तो 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बेटा, अब मुझे पता है स्क्वायर रूट के अंदर मैं जोड़ा बना सकता हूं, इन दोनों 2 का एक जोड़ा बना के मैंने बाहर कर दिया इस 2, तो एक 2 अभी अंदर रह गया रूट के, ये और ये वाला ये। अब देखो इन दोनों में √2 कॉमन आ रहा है, जब कॉमन आ रहा है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया 2 और यहां पे क्या बच गया 1, तो 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 1, अब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया रूट। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट में कर नहीं सकता। अब देखिए मैंने क्या किया, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया, थर्ड टर्म को जब किया 18 लिखा है, 18 के फैक्टर किए बेटा मैंने, 3 से किया 18 को पहले, तो 3 से चला जाएगा 6 टाइम, फिर 3 से किया 2 टाइम्स और 2 से किया, आप 2 पहले कर सकते हो कोई परेशानी। ठीक है, तो यहां पर फैक्टर आ गई। अब इन दोनों का जोड़ा बन गया, ये इन दोनों का जोड़ा बन गया तो 3 बार आ गया, अब लेकिन 2 तो अंदर रह गया √2, और देखो 8 का मैं पहले करके दिखा चुका हूं तुम्हें। अब देखो इन दोनों में भी √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन ले लिया तो ये 3 बच गया, ये 2 बच गया, 3 में से 2 माइनस किया 1 बच गया, अब 1 का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अरे ये दोनों तो सेम आ गए, जब ये दोनों सेम आ गए तो तीसरा करने का मन करे तो कर लेना चेक, नहीं तो आपकी मर्जी। मैंने इसलिए किया कि इसको और अच्छी तरह वेरीफाई हो जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ टर्म निकालना है मुझे, 4 टर्म पहले से दे रखे हैं मुझे, तो फोर्थ टर्म में यदि मैं डी जोड़ दूं, डी कितना आया मेरा √2, अगर फोर्थ टर्म में मैं डी जोड़ दूं तो मेरा फिफ्थ टर्म निकल जाएगा। तो देखो
अब 32 लिखा हुआ है, 32 के फैक्टर किए मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स आएगा, करके दिखाऊं? ये 32 के फैक्टर किए तो 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिख दिए। अब यहां पे देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ये वाला 2 अकेला रह गया। तो इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर जाएगा, इन दोनों से 2 जाएगा, तो 2 और 2, दो 2 बाहर चले गए, तो उनका मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 4। एक √2 बच गया, तो ये लिख दिया। इधर देखो इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर चला जाएगा, √2 बच गया। अब देखो फिर से इन दोनों में √2 कॉमन आ गया भाई। अगर फिर से √2 कॉमन आ गया तो √2 कॉमन ले लिया। अगर √2 कॉमन ले लिया तो ये 4 - 3, और 4 - 3 क्या हो गया 1, सेम ये √2 आ गया। तो इसको इसलिए मैंने किया है तीसरी वाली को बेटा, जिससे ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा बेटा हमारा, थोड़े से पेज ज्यादा बढ़ जाएंगे, थोड़ा सी पेन की इंक ज्यादा खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे चीजें हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम पहले से ये सोचेंगे नहीं हो जाएगा। एक बार नहीं भी होगा तो भी हम ये सोचेंगे नहीं हो जाएगा, कोशिश तो करेंगे उसको करने की। तो ध्यान रखना है, हम कोशिश जब ही कर सकते हैं जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कब होगा? जब बार बार चीजों को करेंगे। अब देखो मैं ये वाला बता रहा था आपको, 32 का मैंने लिख दिया, ठीक है, तो यहां पे ये जोड़ा बन गया, ये 4 बन गया मेरा, ये √2 रह गया, सेम कोई ऊपर वाला बता दिया था मैंने इसीलिए। और इसमें d जोड़ना है। अब देखो बेटा तुम ध्यान से, इसमें भी √2 आ रहा है, इसमें भी √2 आ रहा है, √2 कॉमन ले सकते हैं। ऐसा वीडियो मैंने कॉमन लेने का बता दिया है, इसीलिए √2 कॉमन ले लिया तो ये 4 बच गया, ये 1 बच गया, तो 4 और 1 क्या हो गया 5, तो 5 का √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 √2, ये हमारा 5th टर्म हो गया। अब 5th टर्म में d जोड़ दो। 5th टर्म क्या था हमारा 5 √2 जोड़ना है। तो अब देखो इसमें इन दोनों में भी √2 कॉमन आ रहा है। अब हमें वो नहीं करना पड़ा जैसा हमने ऊपर वाले में करा, क्योंकि हमें जो फॉर्म दे रखी है वो ये वाली दे रखी है। हम चाहते तो जैसे ये 32 बना रखा है ना, ऐसे ही इसको भी चेंज कर सकते हैं। चलो हमने क्या किया, √2 कॉमन ले लिया, 5 + 1 6 हो गया, तो ये 6 √2 × 6 आता है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, 6 पहले लिख दें, अच्छा लगेगा देखने में। इधर देखिए 6 √2 + √2, √2 कॉमन ले लिया तो 6 + 1 7 हो गया, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लिख दिया। अब आंसर में ऐसे नहीं लिख रखे, आंसर में क्या लिख रखा है, इस 7 को अंदर लेके आए। देखो जब मैंने 7 को बाहर किया था तो क्या किया था, 2 7 में से एक 7 बाहर किया होगा, नियम यही था, ऊपर वाले से सीख रहे हैं हम। तो इसका मतलब जब ये अंदर जाएगा 7 तो 2 7 अंदर चले जाएंगे, तो ये बन गया 2 7 अंदर जाएंगे, भाई जोड़े में से ही तो बाहर निकला होगा। ये समझ में आ रहा है इसका, अब रिवर्स की नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये 49 × 2 करेंगे तो ये हो गया √98। ऐसे ही इसको बना सकते हैं, जब ये 6 अंदर जाएगा तो 2 6 बन जाएंगे, जब 2 6 बनेंगे तो 2 6 × 6, तो ये 36 में 2 गया तो 72। तो मतलब उसने जो लिख रखा होगा वो ऐसे, ये 5 अंदर जाएगा, 5 अंदर जाएगा तो ये 5 अंदर जाएगा तो 2 5 अंदर जाएंगे, 5 × 5 और √2 तो 2 तो पहले से ही है, ये हो गया तुम्हारा 25 2। तो मतलब इसका मतलब इस जगह जो आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा हमारा 50, इसके बाद ये जो नेक्स्ट टर्म आएगा ये आएगा 72, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा ये आएगा 98 रूट में। तो ये उस सीक्वेंस से दिख गया जिस सीक्वेंस में उसने लिखा है। ये वाला जो है हमारे सीक्वेंस से, ये मतलब तो दोनों का सेम है, लेकिन उस सीक्वेंस में नहीं दिख रहा जिस सीक्वेंस में वो हमसे सीरीज चाहता है। अब मोटा मोटा देखने से कैसे भी नहीं लग रहा कि भाई ये दोनों सेम, ये एपी की सीरीज हो सकती है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद ये एपी की सीरीज निकल गई। अब देखिए √3, ये देखिए सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म माइनस किया, अब भाई ये तो अलग अलग है, माइनस तो होते नहीं है, प्लस माइनस थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखा, 6 के फैक्टर कर सकता हूं मैं 3 × 2 ये। अब मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर वाले की तरह प्रॉब्लम क्रिएट कर गया हो ये, तो हमने क्या किया, देखो बेटा हमने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, √a का √b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो √ab हो जाता है। एक मिनट में दिखने का, ये लीजिए
रूट ए का रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट ए बी हो जाता है। इसका उल्टा कर लो, रूट ए बी कहीं लिखा है तो इसे रूट ए इंटू रूट बी के बी लिख सकते हैं। तो ये तो रूट 6 लिखा था आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 इंटू रूट 2। वही मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे, ये पहले मैंने 6 को ऐसे लिख के दिखाया, फिर ऐसे करके कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, मेरा ये रूट 3 कॉमन आ गया दोनों में, क्या पता कॉमन आके सही हो जाए। रूट 3 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो रूट 2 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, ये छोड़ दी। अब A3 में से A2 माइनस करके देखा, अब ये 9 आ रहा है, 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 ऐसे ही, और 6 को क्या 3 इंटू 2 लिखना सीख ही गए आप। इसको ब्रेक कर सकता हूं रूट 3 इंटू रूट 3, सेम तरीका इसको। अब देखा मैंने रूट 3 कॉमन इसमें भी आ गया भाई, रूट 3 कॉमन ले लिया। जब रूट 3 कॉमन लिया तो ये रूट 3 बचा, ये रूट 2 बचा। अभी ये रूट 3 तो सेम आ गई, लेकिन ये दोनों सेम नहीं आए, ये दोनों सेम नहीं आए, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, नो लिख के जयराम जी की। अब कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करना हमें आता ही नहीं। तो याद रखोगे बेटा, इतना इजी नहीं है जितना इजी एपी देखने में लगता है। क्यों, केवल कैलकुलेशन। जिन बच्चों को की कैलकुलेशन स्ट्रांग है उनके लिए तो बेचारी एपी में कुछ भी नहीं, लेकिन जिन बच्चों की कैलकुलेशन में दिक्कत है, जो कभी कभी गलती कर देते हैं, वो बेटा बार बार उस चीज की कैलकुलेशन को रिवाइज करें। इसीलिए बेटा मैंने सबसे पहला काम जो किया है वो बेसिक मैथ का काम किया है, कि कैसे भी करके हमारे बच्चों की प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की कैलकुलेशन, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो, वो स्ट्रांग हो जाए। एक बार वो स्ट्रांग हो गई तो फिर वो बच्चा हमारा कभी भी 10th क्लास में मात नहीं जा सकता। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से। अब मोटा मोटा देखने में ऐसा लग रहा है ये एपी में, भाई 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, स्क्वायर तो सब में लग ही रहे, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 ही तो बढ़े हैं, इसमें 2 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया, स्क्वायर तो सब में आ ही रहा है। तो मोटा मोटा मेरे करीबन 50% बच्चे कहते हैं सर एपी में। अरे भाई पहले करके तो देख ले। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 40। ये मैंने लिख लिया। अब देखो बेटा, सेकंड पद में से अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, ये मेरा 8 आया। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया 60। अरे ये दोनों ही सेम नहीं आए, तो नेक्स्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे कह दूंगा भैया एपी में नहीं है। मोटा मोटा देखने से ऐसा लग रहा था कि एपी में है, तो इसलिए करके देखना है, डायरेक्ट नहीं बोलना। अब देखो इसे देखो, इसमें से सब पे स्क्वायर लग रहा है इसमें, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं लग रहा, तो हम क्या देंगे, अरे ये एपी में नहीं है भाई। ऐसा नहीं है, चेक करो, देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49, ये 73 लिखा हुआ है। ये नहीं है 7 का की पावर क्यूब लिखा हुआ है, ये 73 ही लिखा है। अब मैंने देखा दूसरे पद में से पहला पद घटाया, मेरा 24 आ गया। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, मेरा 24 आ गया। अरे ये दोनों सेम आ गए। एक बार और देख लेते हैं। चौथे पद में से तीसरा पद घटाया, अरे ये फिर से 24 आ गया। इसका मतलब भाई ये तो एपी में है। अगर ये एपी में है तो हमें 5वां, 6ठा, 7वां पद निकालना है। 5वें का मतलब क्या है, चौथे पद में डी जोड़ दो। चौथा पद क्या है 73, 73, 73 में डी जोड़ दो 24। कौन नहीं जोड़ पाएगा इसे। बस ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं, कि जिससे कि हम पहले देखें एक ही बार में यस और नो कह के, और जयराम जी हमें एक बार में नहीं, हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ही कहना है यस या नो। अब देखो 5वें पद में यदि मैं डी जोड़ दूं तो मेरा छठा पद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो छठे पद में अगर फिर से मैं डी जोड़ दूं तो मेरा 7वां पद आ जाएगा कि नहीं। अब बताओ कितने भी पद निकलवा ले हमसे भाई। चलो, थैंक यू।